So while these discoveries were being made, we were not aware कि चार्ज पार्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, सो दैट एक्चुअली डेवलप्ड आफ्टर दीज इलेक्ट्रॉन्स वेर डिस्कवर्ड। तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे पता चला कि भाई साहब आपके चार्ज पार्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है। दीज वर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन 1900 लेनार्ड आर्ग्यूड दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द एमिटर प्लेट, इट कॉजेज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स सरफेस। आपका भाई साहब ट्यूब था, एमिटर प्लेट था और आपका कलेक्टर प्लेट है। एमिटर प्लेट पे आपने अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे ही डाला, अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद एन एनर्जी। Obviously, these electrons are reaching the collector plate. So within the cathode ray tube, you will see that photocurrent is getting developed. Okay. These electrons are attracted by the positive collector plate, so the circuit is completed and a current flows. तो आप देख लो भाई साहब, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है। आपका यहाँ पे देखो बैटरी का कनेक्शन इस तरह से किया गया है कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है। ये आपका अल्ट्रावायलेट लाइट है विच इज फॉलिंग ऑन द नेगेटिव प्लेट। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं नेगेटिव प्लेट में, वैसे भी एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जैसे जैसे भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स आपके कलेक्टर प्लेट से एक्सेप्टर प्लेट में पहुंचेंगे, सॉरी आपका एमिटर प्लेट से, ये आपका एमिटर प्लेट है, ठीक है, और ये आपका कलेक्टर प्लेट है। दिस इज बेसिकली द कैथोड एंड दिस इज द एनोड। एज एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड और फ्रॉम द एमिटर प्लेट टू द कलेक्टर प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रैवल होने का दो रीजन है। क्या क्या रीजन है बता सकते हैं? व्हाई विल इलेक्ट्रॉन्स मूव? रीजन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, चलिए, दिस इज वन रीजन फॉर देयर मूविंग। व्हाट कुड बी द अदर रीजन फॉर देयर मूविंग? एनर्जी इनका मतलब कैसा है आपका, देखो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मतलब इनका जो इंसिडेंट एनर्जी है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। अगर भाई साहब इंसिडेंट एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, then only they will have a certain amount of kinetic energy, they will be ejected with an energy, otherwise they will just be lying on the metal surface, ठीक है, वो मेटल सरफेस के ऊपर ही लाई करेंगे। अगर आपका भाई साहब जो इंसिडेंट एनर्जी का रेडिएशन है दैट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन, the electrons will definitely be emitted, but they will just be lying on the metal surface, they will not be moving. If they already are moving because of their own kinetic energy and now they are being pulled, ठीक है, by the positive charge। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दैट इज द रीजन। तो आपके दो रीजन से, एक ये और एक भाई साहब आपका एनोड का पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी वो मूव करेंगे। और जब ऐसा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, वी हैव ऑलरेडी सीन एंड अंडरस्टूड दैट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस फ्लो इन अ सर्किट, ठीक है, सॉरी, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लोज इन अ सर्किट। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, दिस इज एक्चुअली जनरेटिंग व्हाट? फोटो करंट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस one people? Okay, okay, okay. This was called photoelectric current. Hawes and Leonard also observed that when the frequency of the incident light was less than a certain minimum value called the threshold frequency, no photoelectrons were emitted. कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहा था। मतलब आपका जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जब किससे कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड और नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, ठीक है। The phenomena of emission of electrons from a metal surface when electromagnetic radiations of sufficiently high frequency, that is greater than the threshold frequency, are incident on it is called the photoelectric effect. The photo light generated electrons are known as photoelectrons. Different substances emit photoelectrons only when exposed to radiations of different frequencies. Okay? Alkali metals like lithium, sodium, potassium, cesium and rubidium are highly photosensitive. ठीक है, ये आपके भाई साहब देखो ये सारे कितने एल्कली मेटल्स हैं, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए बैठे हैं, कोई इनका इलेक्ट्रॉन्स ले ले भाई साहब, ठीक है। सो दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज देयर इज जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड इफ यू हैपन टू बेसिकली make radiations fall on them, they will be happy to lose their electrons, ठीक है। So alkali metals like lithium, sodium, potassium, cesium and rubidium are highly photosensitive. The reason for their being photosensitive is lying in chemistry because they have one valency electron and they are almost ready to lose it to acquire a stable electronic configuration of the nearest inert gas, ठीक है। Even with visible light, विजिबल लाइट से भी वैसा भी लोग इलेक्ट्रॉन छोड़ना शुरू कर देते हैं। हमको अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत नहीं है, ये लाइट अगर आप सोडियम के ऊपर डालेंगे तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे, ठीक है। ओके, सो मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम रिस्पॉन्ड ओनली टू अल्ट्रावायलेट लाइट क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, ठीक है। एक्स रेज कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हेवी मेटल्स like iron वगैरह,
लेड वगैरह से आप एक्सरे से आप इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी देखो यहाँ पे क्या है आपका, आपने एक ये वोल्टेज मेजरिंग, ये आपका भाई साहब करंट मेजरिंग। माइक्रो एमीटर हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि दिस एमीटर इज डिजाइन टू मेजर इवन माइक्रो करंट्स, छोटे मोटे करंट को भी ये एमीटर मेजर कर सकता है। ये आपका कैथोड है और ये आपका भाई साहब हो गया एनोड। इसको अपन ने भाई साहब बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या कराया है, दिस इज बेसिकली अ क्वार्ट्ज विंडो। यहाँ पे आपने क्या करा हुआ है, दिस इज अ रेडिएशन दैट यू हैव एक्सपोज टू, ये रेडिएशन भाई साहब एक फोटो सेंसिटिव प्लेट पे गिर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये आपके कलेक्टर प्लेट पे भाई साहब कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज हाउ द एंटायर, तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है फ्लो, इसको अपन क्या बोलेंगे, फोटो करंट, दैट इज नोन एज फोटो करंट। स्टाइल देखो उनका वैसे कहाँ खड़े हैं ऐसे, क्या दुख है इनके जीवन में। यस, तो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका फोटो करंट। यहाँ पे आपका भाई साहब है, देयर इज बेसिकली अ रे ऑफ लाइट विच इज अ सोर्स, दिस सोर्स इज एमिटिंग व्हाट, ये जो सोर्स है आपका, ये क्या एमिट कर रहा है भाई साहब, आपका एक ऐसा एनर्जी एमिट कर रहा है जिससे इस पे इंसिडेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, सो आपका फोटो करंट हो रहा है, दिस इज बेसिकली फोटो करंट। ठीक है, एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज मेड बाय दिस। ठीक है, सो यहाँ पे आपका की है, जैसे आपने भाई साहब इसको चालू किया, सो द फोटो करंट विल बी एमिटेड एंड दिस सर्किट विल बी कंप्लीटेड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली, तो हम यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं बच्चा पानी, क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बढ़ते हैं तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इंटेंसिटी के साथ भाई साहब हमने देखा कल क्या रिलेशनशिप है भाई साहब, इंटेंसिटी के साथ आपके करंट का इंटेंसिटी के साथ करंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, फोटो करंट का। ठीक है, इंटेंसिटी अगर लाइट का आप बढ़ाएंगे तो फोटो करंट भी भाई साहब बढ़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। So let's say we are keeping a tab on the intensity of the incident radiation without increasing the energy of the incident radiation. Here what we are doing is we are increasing its intensity. Okay? So when light of suitable frequency obtained from the source falls on the photosensitive plate C, cathode, which is also known as the emitter, okay, the photoelectrons are emitted. ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब एमिट करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब एमिट करेगा, दिस विल एक्चुअली एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इधर इधर इधर, ये बैग है, वहां पे सप्लीमेंट भी है। उसमें से एक सप्लीमेंट ले ले और बाकी का रख दे उधर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली, अगर आपका इंटेंसिटी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट यू हैव डन इज, यहां से आपका भाई साहब इंसिडेंट रेडिएशन है, इस इंसिडेंट रेडिएशन की आप क्या बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, एंड यू आर कीपिंग अ टैब हियर। ठीक है, सो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी obtained from the source falls on the photosensitive place, the cathode which is also, शांत बैठकर एग्जाम देने का आप क्या लेंगे भाई साहब, चाय पानी कुछ व्यवस्था की जाए आपके लिए। The photoelectrons are emitted from which it get accelerated towards the anode. तो भाई साहब ये भाई साहब they will get accelerated towards the anode. These electrons flow in the outer circuit resulting in the photocurrent. तो ये इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब आपके आउटर सर्किट में भी फ्लो करेंगे, कैथोड रे के अंदर तो भाई साहब फ्लो कर ही रहे हैं, आउटर सर्किट में भी फ्लो करेंगे ये, और इससे ही आपका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ड्यू टू दिस द माइक्रो एमिटर शोज अ डिफ्लेक्शन, ये जो आपका माइक्रो एमिटर है ये एक डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, सीधा बैठेंगे सर, वो सर जी सीधा बैठिए ना। द रीडिंग ऑफ माइक्रो एमिटर मेजर्स द फोटो करंट, ये आपका भाई साहब फोटो करंट को मेजर करेगा। आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। Effect of intensity of light on photoelectric current if we allow radiations of a fixed frequency to fall on a plate B and the accelerating potential difference between the two electrodes is kept fixed. Accelerating potential मतलब क्या है, देखो ये पोटेंशियल है, आपके इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब दौड़ते भागते यहाँ पे क्यों पहुंच रहे हैं,
यस, उनका एक एनर्जी है जो डिपेंड करता है कि इस पे, ठीक है। आप एक एनर्जी दे रहे हैं, अभी ये एनर्जी वर्क फंक्शन से जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इनका काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि आपने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखा है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपने फिक्स कर दिया और भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते भागते यहाँ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। ओके, सो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, सो इफ यू हैव केप्ट द पोटेंशियल एज कांस्टेंट, ठीक है, इफ यू हैव केप्ट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रे एज कांस्टेंट, हाउएवर यू हैव इंक्रीज द इंटेंसिटी, तो बेसिकली आप क्या इंक्रीज कर रहे हैं, number of photons that are striking per second on the plate, which will ensure more electrons are getting emitted from the plate, ठीक है। so यहाँ पे आपका भाई साहब हो गया effect of intensity on plate, ठीक है। if we allow radiations of a fixed frequency to fall on a plate P and the accelerating potential difference between the two electrodes is kept fixed, then the photoelectric current is found to increase linearly with the intensity, तो आपको photoelectric current भाई साहब linearly ऐसा increase होता हुआ मिलेगा, ठीक है। There is, as and when you are increasing the intensity, you will see more of photocurrent, ठीक है, with the intensity of incident radiation. Since the photoelectric current is directly proportional to the number of photoelectrons emitted per second, this implies, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, photoelectric current, this is basically photoelectric current is directly proportional to the intensity, ठीक है। That is the number of photoelectrons emitted per second is proportional to the intensity of incident radiation, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। तो यहाँ पे आपके क्या चीजों को आपने कांस्टेंट कर दिया है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन को आपने कांस्टेंट कर दिया और पोटेंशियल डिफरेंस को, विदाउट इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टर एंड द एमिटर प्लेट्स और without increasing the energy of the incident radiation. If you happen to increase the intensity, more and more photons will be striking the collector plate, which will ensure more and more electrons will be emitted from the emitter plate, and they will be moving towards the collector plate, which will increase the photo current, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे भाई साहब फोटो करंट, अगर हमने भाई साहब प्लॉटिंग की किसकी, फोटो करंट की इंटेंसिटी के साथ, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड दिस विल क्रॉस थ्रू द ओरिजिन, दिस विल क्रॉस थ्रू द ओरिजिन, इट मींस व्हाट, कि अगर आपने भाई साहब इंटेंसिटी को जीरो कर दिया, इंटेंसिटी को जीरो कर दिया, एनर्जी वही है आपकी, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी को जीरो कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी फोटोन स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है। देखो ये जो जीरो होने का मतलब ही है कि आप पूरा पूरा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को ले रहे हैं, वेव नेचर नहीं। वेव की अभी भी एनर्जी है लेकिन इंटेंसिटी जीरो है, समझिए इस चीज को, वेव की एनर्जी है, ठीक है, बट इंटेंसिटी जीरो है, आपको फोटॉन्स नहीं मिलेंगे, इसका मतलब फोटॉन्स अगर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट नहीं होंगे, इसका मतलब ये पूरा पूरा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, ये वेव नेचर से आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसा संभव है कि आप वेव की एनर्जी रखें लेकिन इंटेंसिटी को जीरो कर दें, क्योंकि एनर्जी के साथ इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, दिस इज वेरी मच पॉसिबल दैट यू कीप द energy of the wave, however you make the intensity as zero. If you are making the intensity at zero, it automatically means that the number of photons that will be emitted will be zero, and if the number of photons are zero, in spite of the wave having an energy, still no electrons will be emitted, क्योंकि उनको ठोकर मार के बाहर निकालने वाले photons ही है, ठीक है। Okay, so as the intensity of light increases, the number of photons incident per second also increases, due to which the photoelectrons emitted per second also increases, and hence the photocurrent increases. So photocurrent is directly proportional to the intensity of light. इसको नोट कर लीजिए भाई साहब फटाक से, photocurrent is directly proportional to the intensity of light. You keep on increasing the intensity of light, more and more photons per second will be striking on the emitter plate, and that will ensure more and more electrons will be emitted from the emitter plate. They will be moving towards the collector plate. Actually ये है आपका emitter और ये है आपका भाई साहब collector plate, ठीक है। This is the anode and this is the cathode, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, अभी अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा दें, पोटेंशियल को बढ़ा दें मतलब इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल को हम बढ़ाएं, मतलब इसको, ये तो आपका पॉजिटिव प्लेट है और ये आपका नेगेटिव प्लेट है, पोटेंशियल बढ़ाना मतलब क्या होगा, मतलब और ज्यादा बैटरीज ऐड करना या रेजिस्टेंस को कम करना, ठीक है, बोथ वेज, रेजिस्टेंस अगर आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है तो रेजिस्टेंस को कम करना या ऐसा बैटरीज को बढ़ाना, दोनों वेज से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल को अगर आप बढ़ा रहे हैं, अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं तो क्या होगा, अरे यार बोला जल्दी से भाई साहब, क्या होगा, 11th या 12th, इसके साथ बैठा दो, ये इसके साथ,
ठीक है। ओके, फोटो करंट इज, तो बताइए श्रेयस जी, बताइए क्या करेंगे भाई साहब। हमने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव ज्यादा बढ़ा दिया है, तो क्या होगा, इसका असर क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ा दिया है। पोटेंशियल बढ़ाना मतलब तुम्हारे इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव दोनों को तुमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो चीजों के लिए मूव कर रहे हैं, एक तो इनकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरा क्या है, ये जो पोटेंशियल तुमने क्रिएट किया है यहाँ पे, तो पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो क्या ये ज्यादा फास्ट मूव करेगा, बिल्कुल करेगा भाई साहब, ये ज्यादा फास्ट मूव करेगा। और अगर फास्ट मूव करेगा तो आपका देखो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब ये कम होएगा, ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है तो ये कम होएगा, मतलब करंट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। विल इट इंक्रीज, यस इट विल इंक्रीज, ठीक है। सो एज द इंटेंस, तो आप भाई साहब यहाँ पे अगर क्या कर रहे हैं, एज इफ वी हैव केप्ट द इंटेंसिटी I1, अभी हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया, and the frequency of the radiation is fixed, frequency भी fix कर दिया आपने, and increase the positive potential on plate A gradually, it is found that the photoelectric current increases with the increase in electric potential till a stage is reached when the photoelectric current becomes maximum and does not increase further with increasing the accelerating potential। तो आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये आपका देखो इस चीज को समझ लो, ठीक है। ये आपका भाई साहब कैथोड और एनोड है, इनके बीच में आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं मतलब इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बढ़ा रहे हैं। दो तरीके से बढ़ा सकते हैं आप, ज्यादा बैटरीज ऐड करके बढ़ा सकते हैं या रेजिस्टेंस को कम करके बढ़ा सकते हैं, दोनों भी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो ज्यादा जल्दी यहां तक पहुंचेंगे, और ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे मतलब आपका करंट इंक्रीज होगा, तो फोटो करंट तो आपका इंक्रीज होगा। लेकिन आप बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम पे ऐसा आएगा कि बढ़ाने के बाद भी करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ाने के बाद भी करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब यही उसकी मैक्सिमम लिमिट थी। इस करंट को अपन बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है, द मैक्सिमम करंट विच कैन बी अटेनेबल। See, if you keep on increasing the voltage, the current will increase. Why will it increase? Not because, तो इंटेंसिटी को हमने फिक्स रखा है, इंटेंसिटी को नहीं बढ़ा रहे और पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके इंटेंसिटी को हमने फिक्स रखा है और पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, एनर्जी को भी हमने फिक्स रखा है, जिस इंसिडेंट रे को हमने वहां पे डाला है उसी को रखा है। एनर्जी और इंटेंसिटी को हमने फिक्स कर दी और अपन पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते यू विल रीच अ स्टेज व्हेन यू विल नॉट नोटिस एनी करंट फ्लोइंग थ्रू, तो इट इज बेसिकली अ स्टेज ऑफ सैचुरेशन करंट, ये सैचुरेशन करंट का स्टेज हो जाएगा। यू विल, तो इसको ऐसे समझो कि जैसे आपका स्कूल है तो आपका गेट है, ठीक है, लेट्स से अभी आपने एक स्टैंडर्ड को डिस्पर्स किया, 8 स्टैंडर्ड को 9 स्टैंडर्ड को डिस्पर्स किया, सब लोग भाई साहब वहां से मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे भाई साहब मूव हो रहे हैं। 10th को डिस्पर्स किया तो जितने, अभी पूरे स्कूल को अगर एक साथ आप डिस्पर्स करेंगे तो क्या ज्यादा स्टूडेंट्स मूव होंगे, नहीं, गेट की एक कैपेसिटी है, हाँ इंक्रीज होगी, the number of students that will be passing through the gate will increase, however will there be, since you have dispersed the entire school, will there be an increase, कि मतलब एक लेवल है, समझ लो एक गेट से, आपके स्कूल के गेट से कंफर्टेबली 10 लोग पास कर सकते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। 10 स्टूडेंट भाई साहब मतलब स्ट्रगल करके पास हो जाएंगे कैसे भी करके, दे विल पास टू द गेट एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या पूरे स्कूल के छोड़ने से एक साथ 50 स्टूडेंट एक साथ पास कर पाएंगे, नहीं, वही उसकी कैपेसिटी है। 10 स्टूडेंट्स का कंफर्टेबली पास होना मतलब वो भी मतलब एकदम स्ट्रगल करके पास होना, वही इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो आप चाहे एक स्टैंडर्ड को छोड़ें या पूरे स्कूल को छोड़ें, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, ये सैचुरेशन, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। तो इसी तरह से आप जब पोटेंशियल को बढ़ाते रहते हैं, यू विल रीच अ सैचुरेशन पॉइंट बियॉन्ड विच यू विल नॉट नोटिस द करंट टू बी इंक्रीजिंग, ये हो जाएगा आपका सैचुरेशन करंट, ठीक है। ओके, सो एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड आल्सो इंक्रीजेस, ड्यू टू व्हिच द फोटोन इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड आल्सो इंक्रीजेस एंड हेंस द फोटो करंट इंक्रीजेस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट, ये हो जाएगा आपका सैचुरेशन करंट। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट, ये भाई साहब आपका हो जाएगा सैचुरेशन करंट। इंक्रीजेस with the increase in accelerating potential till a stage is reached when the photoelectric current becomes maximum and does not increase with further increase in the accelerating potential। अब भाई साहब आप बढ़ाते रहो पोटेंशियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज स्टैग्नेंट नाउ, ठीक है। फिर at this stage all the electrons emitted by the plate C are collected by the plate A, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे भाई साहब कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे भाई साहब ग्राफ बढ़ेगा लेकिन एक पॉइंट पे आकर ये स्टैग्नेंट हो जाएगा,
this is going to become stagnant and this is known as saturation current. ठीक है, आपका कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल हो गया, ये आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल हो गया. When all the photoelectrons reach plate A, the current reaches maximum value, which is called as saturation current. इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट. इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, कुछ भाई साहब यहाँ पे मंडराते रहेंगे, कुछ यहाँ तक जाएंगे और दम तोड़ देंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप ले जाकर यहाँ तक पहुंचा रहे हैं, यही बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स आर पासिंग थ्रू द गेट. ठीक है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली 10 स्टूडेंट्स कैन पास. ठीक है, सो नो मैटर इफ यू हैव रिलीज द एंटायर स्कूल और इफ यू हैव डिस्पर्स्ड ओनली अ फ्यू स्टैंडर्ड्स, the number of students that will be passing through the gate maximum is 10, and that is how the saturation current will also behave here. ठीक है, सैचुरेशन करंट हो जाएगा ये पर्टिकुलर टाइम के बाद. ठीक है, ओके, तो इसका कैसे आप इसको रीच करते हैं, आपने इंटेंसिटी को भाई साहब कर दिया कांस्टेंट और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इसको भी भाई साहब आपने कर दिया कांस्टेंट. व्हेन यू हैव मेड दीज टू थिंग्स एज कांस्टेंट एंड यू आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल. ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पोटेंशियल, even after increasing the potential you will not notice an increase in the current, and that is called saturation current. ठीक है, ये हो जाएगा आपका saturation current. ओके ओके ओके, saturation current increases with increase. तो देखो अभी तक क्या था भाई साहब, आपने इंटेंसिटी को क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था, और आपने और क्या चीज को कांस्टेंट कर दिया था, एनर्जी को, और आप सैचुरेशन करंट पे गए. लेकिन अगर आपने अभी क्या बढ़ाया, इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा. ठीक है, तो इसका मतलब सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी. इसको जो आपने कांस्टेंट रखा था, अगर इसको भी साथ ही साथ बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा. बहुत जोर से तुमको नींद आ रही है तो ठूसा देंगे ना. ओके, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. ठीक है, तो आप देख लो भाई साहब, यहाँ पे ये सारे सैचुरेशन करंट है, ये सारा देख रहे हो आपको सैचुरेशन करंट, और ये अलग अलग इंटेंसिटीज, आपने इंटेंसिटीज को बढ़ाई है यहाँ. ठीक है, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इज समथिंग दैट विल बी द सेम. सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, ये कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है. ठीक है, तो आप देखो, आप इसको देखकर ही बता सकते हो इंटेंसिटी ऑफ I3 विल बी मोर देन I2 विल बी मोर देन I1. व्हाई? Because when you are increasing the intensity, number of photons striking the emitter plate will be more, and hence the electrons that are getting emitted will also be more. ठीक है, there at a given frequency of radiation, ये given frequency of radiation मतलब क्या है, अभी तक आपने भाई साहब एनर्जी को कांस्टेंट रखा है, एनर्जी स्टिल अ कांस्टेंट. ठीक है, एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मतलब जब एनर्जी के साथ कोई छेड़खानी आप नहीं कर रहे, यू आर कीपिंग इट एज कांस्टेंट. बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी you are basically increasing the saturation current. ठीक है, at a given frequency of incident radiation the stopping potential is independent of its intensity. अभी stopping potential क्या होता है, we will look at it. okay, बस इसको नोट कर लीजिए, at a given frequency of radiation. ओके, डन डन डन. ठीक है, ओके, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझ लेते हैं भाई साहब. देखो यहाँ पे आपका जो सिचुएशन है, ये क्या है, आपका पॉजिटिव प्लेट है. ठीक है, और ये क्या है भाई साहब, आपका नेगेटिव प्लेट है. बैटरी को आपने वैसे ही सजाया भाई साहब, है ना. पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव होने के कारण आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंच रहे हैं. अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करना हो तो क्या करूंगा, हाँ, सोर्स ही बंद कर दें. ओके, चलिए, सोर्स मैं नहीं बंद कर रहा हूं, लेकिन मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करवाना है. आई एम नॉट क्लोजिंग द सोर्स बट आई हैव टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन. ऐसा सोचिए वैसा कि स्कूल में छुट्टी नहीं दी है, लेकिन बच्चों को बाहर भी नहीं जाने देने स्कूल के बाहर, तो क्या करेंगे आप, व्हाट विल यू डू. तो यहाँ पे आप ये जो पॉजिटिव प्लेट करके क्रिएट करके रखे हैं, इसको आप नेगेटिव बना दीजिए.
जैसे ही आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का होगा रिपल्शन, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। जैसे ऐसे समझो कि बच्चों को अंदर रखना है, लेकिन एक दो बच्चे इनकी तरह शैतान है, लेट्स से, ठीक है, तो वॉचमैन को बीच में खड़ा कर दिया है, ये बड़ा गेट है भाई साहब, तो एक दो भाई साहब उसको डॉज करके निकल जा रहे हैं, वो रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको डॉज करके निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर मेकिंग दिस एज अ नेगेटिव, ठीक है, प्लेट, स्टिल सम इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू रीच, स्टिल सम इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू रीच, डॉज करके निकल जाएंगे वैसे, ठीक है। तो ये क्यों रीच कर रहे हैं इस प्लेट में? क्योंकि उनका एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसका उपाय क्या करेंगे कि वॉचमैन से नहीं संभलेगा भाई साहब, ठीक है, इतना बड़ा गेट मैनेज करना उसे नहीं संभलेगा, गेट ही बंद कर दो भाई साहब, ठीक है। तो गेट बंद कर देंगे तो भाई साहब पूरा पूरा बंद। तो यही चीज हमारे यहाँ पे, हम पोटेंशियल को बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि बावजूद इसके कि इनकी एनर्जी हो, फिर भी ये यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उसको अपन बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। So even if you happen to keep the energy as constant and intensity as constant, you keep on increasing the potential here till you reach a potential wherein the photo current automatically stops completely, which means that not a single electron, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं? आंसर इज यस, ये इमिट हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो रेडिएशन है उसमें आपने एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया है, इंटेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट हो रहे हैं, लेकिन ये यहां तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि आपने भाई साहब यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया है, आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल की सिचुएशन क्रिएट कर दी है, यू बेसिकली क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू सैचुरेशन करंट, ठीक है। So now if we apply a negative potential on plate A with respect to plate C and increase its magnitude gradually, it is seen that the photoelectric current decreases rapidly until it becomes zero for a certain value of negative potential on plate A. तो ये जीरो हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। The value of retarding potential at which the photoelectric current becomes zero is called the cutoff or stopping potential. इसी को भाई साहब अपन क्या बोलेंगे, cutoff or stopping potential for the given frequency of incident radiation. यहाँ पे आपने एनर्जी को कांस्टेंट रखा है, ध्यान रहे, एनर्जी को साथ कोई छेड़खानी आपने नहीं की है, इंटेंसिटी के साथ करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सब सेम ही होगा। इंटेंसिटी मतलब क्या होती है, आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन सबकी एनर्जी अगर सेम है तो आपने एक ऐसा पोटेंशियल क्रिएट कर दिया है कि बावजूद इन सबके एनर्जी के सेम होने के बावजूद भी कोई भी भाई साहब इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, सबकी एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे प्राइमरी स्टॉपिंग पोटेंशियल को रीच करने के लिए आपका जो प्राइमरी फैक्टर है वो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, इंटेंसिटी कांस्टेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, जो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है दैट हैज टू रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपका इंटेंसिटी कांस्टेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। For a given frequency of incident radiation, photoelectrons are emitted with all velocities ranging from 0 to a certain maximum value. At the stopping potential V naught, when no photoelectrons are emitted, the work done by the stopping potential on the fastest electron, जैसे मैं आपको बोल रहा था, ये भाई साहब बहुत मतलब ऐसे हैं कि मतलब बहुत शरारती स्टूडेंट हैं, तो वॉचमैन के होने के बावजूद भी वो कैसे भी करके निकल जा रहा है, तो जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाए, ठीक है, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाए, गेट ही बंद कर दो भाई साहब, ठीक है। तो इस तरीके का एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट व्हेन नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक है, द वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी भाई साहब होती क्या है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो आपका हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है, माइनस ईवी नॉट, ये भाई साहब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ओके, वेयर एम ई एन। इफ वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद इंसिडेंट रेडिएशन of the same frequency but of higher intensities, we find that the values of saturation currents have increased in proportion to the intensity. यही है भाई साहब आपका, देखो the values तो आपके भाई साहब I3, I2 और I1 ये वैल्यूज इंक्रीज होंगी, लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके एनर्जी के साथ कोरिलेटेड है, इन सारे इंटेंसिटीज का एनर्जी सेम है, समझ में आ रहा है भाई साहब, एनर्जी को आपने कांस्टेंट रखा है, तो ये I1 हो, I2 और I3 हो, इनके एनर्जी सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके अलग अलग होंगे बट देयर एनर्जीज आर द सेम, एंड सो लॉन्ग एज द एनर्जीज आर द सेम यू विल सी दैट देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन द सेम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, ठीक है।
So the value of retarding potential at which the photoelectric current becomes zero is called the cutoff or stopping potential for the given frequency of incident radiation. ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा पोटेंशियल है जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को भी रोक ले, मतलब आपके पूरे फोटो करंट को ही बंद कर दे. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने भाई साहब इधर क्या इस प्लेट पे क्या पोटेंशियल डेवलप कर दिया भाई साहब, इसको रोकने का पोटेंशियल डेवलप कर दिया. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल एंड दिस इज द सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट मतलब you reach a certain value for a given frequency, for a given energy. ठीक है. You reach a certain value beyond which the intensity, even if you increase the intensity, the current is not going to increase. Okay, that is called the saturation current. For a given energy and for a given intensity, okay, the number, the current is not going to increase. Current आपका भाई साहब increase नहीं होगा. ठीक है. ओके, सो नाउ द पोटेंशियल इज रिवर्स. अगर हमने पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया, मतलब यहाँ पे आपने माइनस को क्रिएट कर दिया और यहाँ पे प्लस को, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की आप कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं. यू आर क्रिएटिंग अ कंडीशन टू स्टॉप. नाउ द पोटेंशियल इज रिवर्स दैट द एमिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, एमिटर को आपने पॉजिटिव टर्मिनल में एंड द कलेक्टर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज आर रिपेल्ड बाय द कलेक्टर प्लेट. ये भाई साहब कलेक्टर प्लेट इनको रिपेल करेगा. ठीक है. So the potential increases. Fewer and fewer photoelectrons reach the collector plate. तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने की वो कम होती जाएगी. ठीक है. एंड हेंस द फोटो करंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. फोटो करंट बाय डिक्रीज होता रहेगा एंड अ पोटेंशियल इक्वल टू V नॉट. सो दिस विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल. इवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव द कलेक्टर. तो जो सबसे एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन था, जिसकी सबसे हाई एनर्जी थी, वो भी वैसा क्रॉस करके वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है. ठीक है. This becomes zero. So stopping potential is sufficient to repel the most energetic electron. Most energetic electron का भाई साहब kinetic energy maximum होगी. भाई साहब most energetic electron का kinetic energy maximum होगी और stopping potential क्या हो जाएगा आपका? V naught into E. इलेक्ट्रॉन का चार्ज और V naught. वर्क डन क्या होता है? देखो, what is work done? वर्क डन क्या होता है भाई साहब आपका? QV. मतलब आप देखो पोटेंशियल, अगर देखोगे पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना. वर्क डन अपॉन चार्ज, ये होता है आपका पोटेंशियल. तो अगर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको डाला है, चार्ज यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन ही कैरी कर रहा है. ये हो गया इलेक्ट्रॉन. तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? EV नॉट. और ये वर्क डन ही भाई साहब आपका एनर्जी होता है. दिस इज बेसिकली एनर्जी. ठीक है. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू EV नॉट. क्लियर है भाई साहब? आओ ठाकुर आओ, भाई साहब आओ. भाई आपके लिए प्रथम सीट खाली है. आपका वैसे भी 10 मिनट में होने वाला है ना. फास्ट हैं आप एकदम से. ओके, सो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये क्या हो जाएगा भाई साहब? EV नॉट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? EV नॉट क्यों हो रहा है? दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो आपका भाई साहब पोटेंशियल मतलब वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू EV नॉट. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. और यहाँ पे चार्ज क्या है भाई साहब? इलेक्ट्रॉनिक है. ठीक है. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपने आइंस्टाइन के इक्वेशन से भाई साहब क्या देखा? ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी आपका एज पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, एक इलेक्ट्रॉन है उसको आपने रोक लिया है, तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी बराबर होगी, तभी तो वो रुकेगी. क्योंकि आपने एमिशन को स्टॉप नहीं करवाया है, आपने अभी तक एनर्जी को इंसिडेंट कराया है. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट होंगे एंड विद अ सर्टेन एनर्जी एमिट होंगे. अभी इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी बराबर हो गई है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब रुके हैं. ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑफ कर दिया लाइट को. लाइट अभी भी एनर्जी दे रही है, तो अभी भी वो एनर्जी से निकल रहे हैं. So that is how you are stopping it, by creating a potential which is working against the moving of electrons. That's how they are getting stopped. So obviously kinetic energy maximum will be equal to EV naught. और अपन देख चुके हैं भाई साहब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एज पर आइंस्टाइन्स इक्वेशन. ये क्या था? दिस विल बी E माइनस वर्क फंक्शन. ये इंसिडेंट रेट का भाई साहब एनर्जी है और ये आपका वर्क फंक्शन है. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन. तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे भाई साहब, तो हम क्या लिख सकते हैं? द राइट हैंड, सिंस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ आर सेम,
So the right hand part will also be the same, which means that energy of the incident radiation minus work function. क्या है? This will be equal to E V naught. ठीक है, E V naught. तो आपका भाई साहब E V naught की वैल्यू क्या हो जाएगी? E माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है, E. तो ये आपका हो गया भाई साहब स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो आप V नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू E अपॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस वर्क फंक्शन अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज. ठीक है, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? देखो, दिस विल बी हाउ मच? H फ्रीक्वेंसी अपॉन E माइनस यहाँ पे वर्क फंक्शन अपॉन E. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये हो जाएगा भाई साहब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्लियर है भाई साहब? इज दिस डेरिवेशन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग? स्टॉपिंग पोटेंशियल भाई साहब इधर होगा माइनस V जीरो. आपका ये सैचुरेशन करंट क्या है? सैचुरेशन करंट मतलब इसके बाद आप पोटेंशियल को इंक्रीज करो डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका करंट सेम हो जाएगा. ठीक है, करंट विल बी एज पर द पोटेंशियल ऑफ द मेटल दैट यू हैव यूज्ड. ठीक है, ओके. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी. अभी आप अगर इस ग्राफ को देखोगे, देखो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू क्या हो गई? H इंटू फ्रीक्वेंसी बाई E माइनस फाइव बाई E. इसको अगर हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ. तो आपका V नॉट हो गया आपका Y. तो व्हाट यू आर प्लॉटिंग इज बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये H बाई E तो आपका हो गया कांस्टेंट. ठीक है, ये तो हो गया आपका भाई साहब कांस्टेंट. तो ये हो गया आपका स्लोप और ये आपका हो गया नेगेटिव. तो ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट नेगेटिव. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अगर हम देखते हैं तो इस तरीके का ग्राफ बनता है. देखो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका c इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा आपका c दैट इज इंटरसेप्ट, और ये हो गया भाई साहब आपका स्लोप. ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो अगर आपका ऐसा ग्राफ बन रहा है तो y मतलब v नॉट आपने किसको प्लॉट किया हुआ है भाई साहब? v नॉट को y एक्सिस पे ले लिया है और फ्रीक्वेंसी को, ये आपका भाई साहब x का पोर्शन है, फ्रीक्वेंसी को आपने इसमें प्लॉट किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी को आपने एक्स एक्सिस में प्लॉट किया है. हाउ विल यू गेट दिस ग्राफ? दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस. इसका स्लोप कितना हो जाएगा बोलो? h बाई ई. ये आपका स्लोप हो जाएगा और इसका y इंटरसेप्ट ये नेगेटिव में गया है ना. y इंटरसेप्ट जब पॉजिटिव होता है तो इधर होता है और ये नेगेटिव दिख रहा है आपको, देखो माइनस फाइव बाई ई. तो ये माइनस फाइव बाई ई हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो दिस विल बी stopping potential being plotted against the frequency. It is going to give you a straight line graph. This straight line graph will have a slope of h by e and it will have a y intercept of how much? Negative y intercept actually. ठीक है, clear है? Work function upon e. Okay. So effect of frequency on the incident radiation on stopping potential. To study the effect of frequency on photoelectric effect, अभी हम एनर्जी की बात करें. जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी. सो व्हाट विल हैपन इफ यू इंक्रीज द एनर्जी? ऑब्वियसली आपका फोटो करंट बढ़ेगा. ठीक है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब दे विल बी रीचिंग द ऑपोजिट प्लेट फास्टर. ठीक है, सो टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी आपने देखो एक पर्टिकुलर एनर्जी को लेते हुए आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल डिटरमिन किया. अभी आप समझ लो एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, तो क्या आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी बढ़ाना पड़ेगा? सिंपल है. ठीक है, आप भाई साहब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी को कांस्टेंट रखा और आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल डिराइव किया. स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या? के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ईवी नॉट. समझ में आ रहा है? अभी आपने भाई साहब एनर्जी को बढ़ा दिया, जो एनर्जी आप इंसिडेंट करा रहे हैं इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, मतलब एनर्जी को बढ़ा दिया. सो विल द काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज? ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज. अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, so will you need a higher amount of energy to stop it? So your potential will also increase, your stopping potential will also increase, और ये linearly increase होगा बस. ठीक है, okay. So study the effect of frequency on photo. अभी अभी आपने देखा भाई साहब कि आपका जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है. देखो ये रिलेशनशिप बन रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशनशिप है. इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा. ठीक है, क्लियर है? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशनशिप बन रही है. ठीक है, ओके. सो आपका बाकी सारे तो कांस्टेंट रहेंगे. टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन at each frequency is adjusted in such a way that the saturation current is same each time when plate A is at positive potential. The potential on plate A is gradually reduced to zero and then increased in a negative direction till stopping potential is reached. तो उधर वाले में आप भाई साहब प्लेट ए को पहले आप क्या करें, ये पहले क्या था? दिस वाज बेसिकली पॉजिटिव, पॉजिटिव से आपने जीरो में लिया और फिर जीरो से क्या कर रहे हैं आप? नेगेटिव कर रहे हैं. ठीक है, ओके.
So the experiment is repeated with additions of different frequencies. ठीक है, तो आपको दिखेगा कि भाई साहब जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से सैचुरेशन करंट में कोई असर नहीं आने वाला, क्योंकि सैचुरेशन करंट उसकी कैपेसिटी है। एक गेट से जैसे मैंने आपको बोला 10 स्टूडेंट ही एक टाइम पे मैक्सिमम निकलेंगे, तो आप एक स्टैंडर्ड को रिलीज करो या पूरे स्कूल को रिलीज करो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट विल बी गेटिंग आउट ऑफ द गेट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज गोइंग टू बी 10 ओनली। ठीक है, तो वैसा ही आपका सैचुरेशन करंट, आप फ्रीक्वेंसी को कितना भी बढ़ा दीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से होगा क्या, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ाने से होगा क्या, जिस टाइम में वो यहां से यहां तक पहुंच रहा है वो कम हो जाएगा, वो कम होगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। ठीक है, इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन करंट बट सैचुरेशन करंट विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिए, एज शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर फ्रीक्वेंसीज, लेट्स से आपका फ्रीक्वेंसी V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल्स विल वेरी। तो स्टॉपिंग जैसे जैसे भाई साहब एनर्जी को बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, एनर्जी को बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली VO3 VO2 और VO1 ये भाई साहब ऐसा होगा। ठीक है, this implies that greater the frequency of incident radiation, greater the frequency of incident radiation, greater is the maximum kinetic energy of the photoelectrons and hence greater is the retarding potential required। भाई साहब जितना आप एनर्जी को बढ़ाएंगे उतना काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे और उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगा उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये आपका फ्रीक्वेंसी का V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका ये है तो दिस विल बी ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस एंड दिस विल बी ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सैचुरेशन करंट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड को रिलीज करो, पूरे स्कूल को रिलीज करो, एक टाइम पे 10 ही स्टूडेंट्स निकलेंगे, तो आप भाई साहब एनर्जी कुछ भी रखें, मैक्सिमम करंट जो पास होगी उस कैथोड रे ट्यूब में वो भाई साहब आपका इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी द सेम। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। So if we plot a graph between the frequency of incident radiation and the corresponding stopping potential for different metals, अलग अलग मेटल्स है भाई साहब, और अलग अलग मेटल्स की भाई साहब आपकी फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो लेट्स से इसका मेटल का है भाई साहब V डैश और VO0 है, तो आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दिस, तो यहाँ पे इसका वर्क फंक्शन और यहाँ पे इसका वर्क फंक्शन होगा भाई साहब। ठीक है, तो the stopping potential increases linearly with the frequency of the incident radiation for a given photosensitive material। इसको लिख लीजिए भाई साहब, stopping potential का increase linearly होगा, stopping potential will increase linearly with the frequency। ठीक है, ओके, so the stopping potential increases linearly with the frequency, there exists a certain minimum cutoff frequency for which the stopping potential is zero, the minimum value of the frequency of the incident radiation below which the photoelectric emission stops altogether is known as threshold frequency। इसको लिखने की जरूरत नहीं, हमको मालूम भी है भाई साहब, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के पहले ही हमने पढ़ा है इसको। ठीक है, फॉर टू डिफरेंट मेटल्स A and B these graphs are parallel straight lines। तो हमेशा देखो दो भी मेटल होंगे, अगर फोटो सेंसिटिव मेटल्स होंगे, कोई भी दो मेटल को अगर आप उठाएंगे they will always be parallel graphs। ठीक है, they will always be parallel lines। ठीक है, the slopes will be parallel for two different metals A and B, these graphs are parallel straight lines। बता सकते हैं क्यों? why will these be parallel lines? इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं? थीटा, और इसके tan को अपन क्या बोलते हैं? tan थीटा, और उसको क्या बोलते हैं भाई साहब? स्लोप, m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अभी अभी आपने भाई साहब डेराइव क्या व्हाट इज द डेरिवेशन दैट यू डिड? ठीक है, आपका डेरिवेशन भाई साहब क्या था? v इज इक्वल टू एच ई फ्रीक्वेंसी। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को इसके साथ प्लॉट कर रहे हैं, किसी भी मेटल को उठाओगे h अपॉन ई, ये तो भाई साहब कांस्टेंट ही होगा ना, किसी भी मेटल के हिसाब से h नहीं चेंज होगा, या इलेक्ट्रॉन का
चार्ज चेंज नहीं होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट और ये तो भाई साहब चेंज नहीं होंगे ना भाई साहब, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है और फ्रीक्वेंसी तो एक्स एक्सिस पे है, तो आपका स्लोप क्या हो गया h by e which will be constant for all metals, for all photosynthetic metals the slope is going to remain the same and hence all will be parallel lines, ठीक है। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसीज जो होंगी वो सबकी अलग अलग होंगी, ठीक है, बट स्टॉपिंग जो आपका दिस पोर्शन द स्लो पोर्शन विल बी द सेम फॉर ऑल, ठीक है, स्लो पोर्शन भाई साहब आपका सेम होगा, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है। सो इसको लिख लीजिए, फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स ए एंड बी दीज ग्राफ्स आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये आपके पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगे, दे हैव सेम स्लोप बट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट फॉर द टू मीडिया। डन हो गया भाई साहब। मैं सबको बीट कर देगा अभी 10 मिनट में वैसा पेपर लिख, क्या रेट चल रहा है अभी, पहले पहले तो 10 मिनट होता था, अभी क्या थोड़ा बड़ा है, आधा घंटा, नहीं वही, ओके ओके। सो आपका भाई साहब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भाई साहब ज्यादा नेगेटिव होगा हायर फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है, जितना देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या है, रोकने की एनर्जी, आपने अगर एनर्जी को बढ़ाया इधर तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ प्लॉट हो रहा है भाई साहब, आपके नेगेटिव पे, तो आपका भाई साहब इधर बढ़ता रहेगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज, तो ये ज्यादा नेगेटिव होगा हायर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, क्लियर है, ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली, बस अब ये ग्राफ देखकर ही आप बता सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है, ठीक है, mx प्लस c का ग्राफ है, तो ये वाला आपका भाई साहब हो गया नेगेटिव, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है दिस विल बी फाई बाई ई, दैट इज वर्क फंक्शन बाई ई, ये मेटल पे डिपेंड करेगा, इसीलिए आपका देखो मेटल ए मेटल बी, मतलब ये आपका वर्क फंक्शन पे डिपेंड करना, ये तो सबका कांस्टेंट ही है, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा वर्क फंक्शन, तो मैं समझ लो यहाँ पे मेटल ए लिख रहा हूँ और ये कोई मेटल बी है, ये दोनों पैरेलल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है दोनों का सेम है, स्लोप इज द सेम फॉर बोथ ऑफ देम, दैट इज h by e, और इसीलिए भाई साहब दोनों का भाई साहब एंगल जो है वो सेम हो रहा है, लेकिन ये दोनों एक डिस्टेंस पे क्यों है, बिकॉज देयर वर्क फंक्शंस आर डिफरेंट, तो इसका भाई साहब पाई बाई ई और लेट्स से इसका भाई साहब फाई डैश बाई ई है, लेट्स से इसका वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ तो ये इसीलिए थोड़ा सा और नीचे जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा दिखेगा, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो मेटल ए मेटल बी मेटल सी कोई भी मेटल ले लो, सारे के सारे को अगर आप वर्क फंक्शन के उनके फ्रीक्वेंसी से प्लॉट करा रहे हैं, यू विल ऑलवेज गेट पैरेलल ग्राफ्स, ठीक है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो वाई इंटरसेप्ट आपका कितना होगा, पाई बाई ई, और ये नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट होगा, दिस विल बी अ नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन फोटोसिंथेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब, आपने फोटो करंट को इंटेंसिटी के साथ प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये भाई साहब हो गया आपका सैचुरेशन करंट, और यहाँ पे भाई साहब इंटेंसिटीज है, दीज आर बेसिकली द इंटेंसिटीज, ठीक है, ओके ओके ओके। समरी ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने देखा भाई साहब, फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव एंड में बढ़ेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। अगेन मेटल ए और मेटल बी, अगर जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा, वो ज्यादा इस तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वाई इंटरसेप्ट भी बढ़ेगा, ठीक है, उसका वाई इंटरसेप्ट बढ़ेगा, आर वी क्लियर, ओके। A source of light is placed at a distance of 50 centimeter from a photocell and the stopping potential is found to be V naught, इसका stopping potential है भाई साहब, ये हो चुका था ना कल, ओके। तो if the distance between the light source and the photocell, तो आपका भाई साहब ये लाइट सोर्स है और ये फोटोसेल है,
ये भाई साहब पहला डिस्टेंस कितना था 50 सेंटीमीटर, आपने कर दिया इसको भाई साहब 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इज मेड 25 सेंटीमीटर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस, ओनली इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो इंटेंसिटी के ऊपर या नीचे होने से हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डायरेक्ट फर्क किसका पड़ता है, आपके एनर्जी का, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का। जितना आप एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाएंगे उतना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और जितना आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा उतना ज्यादा आपको पोटेंशियल चाहिए उसको रोकने के लिए। यू विल नीड मोर एंड मोर पोटेंशियल टू स्टॉप इट, ठीक है। अदरवाइज इंटेंसिटी हैज नो इंपैक्ट ऑन एनर्जी। इंटेंसिटी का किससे इंपैक्ट पड़ेगा, फोटोन से, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन दैट विल बी एमिटेड दैट विल बी इंपैक्टेड, तो फोटो करंट आपका इंपैक्टेड होगा, लेकिन एनर्जी से आपका भाई साहब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली कनेक्टेड है। इंटेंसिटी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन आपके एनर्जी से नहीं है, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ओनली इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। देखो अगर आप किसी लाइट सोर्स को पास लाते हो यू कैन फील द इंटेंसिटी। किसी टेबल लैंप को अगर आपने देखा रहेगा तो आप जैसे टेबल लैंप को पास लाते हैं यू विल सी द इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग। या किसी बल्ब के अगर पास जा रहे हैं आप, ये तो नहीं, लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के पास जा रहे हैं यू विल सी दैट द हीट इज इंक्रीजिंग, तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी विद डिस्टेंस, ठीक है। Stopping potential will be the same, so B option would be correct. NEET 2011 का क्वेश्चन है इन photoelectric emission, ये भी हो चुका था ना कल शायद, ओके चलिए भाई साहब। The above observations imply two important facts. The maximum kinetic energy of the photoelectrons increases linearly with the frequency. For a frequency of the incident radiation less than the threshold frequency, no photoelectric emission is going to take place. ठीक है? Okay, okay. Laws of photoelectric emission, तो भाई साहब आपके laws क्या क्या हो गए? For a given photosensitive material and frequency of incident radiation above the threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of light. यहाँ पे भाई साहब इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ आपका करंट, हमने भाई साहब यहाँ पे इंटेंसिटी को प्लॉट किया लेट्स से करंट के साथ, तो आपने देखा एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। जितना आप भाई साहब इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे आपका फोटो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। ओके, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। आपने भाई साहब यहाँ पे देखा, क्या देखा, क्या देखा भाई साहब, पोटेंशियल इज बेसिकली h बाई ई, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव बाई ई, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। एनर्जी को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगा, और उससे भाई साहब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। और अदरवाइज ये सिंपल इक्वेशन से भी आप बोल सकते हैं कि अगर आप, क्योंकि ये बाकी सारी चीजें तो इसमें कांस्टेंट है, ये तो मेटल पे डिपेंड करेगा, ये तो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें, इतनी अफला तफली क्यों है भाई साहब, हो गया है, हो गया है तो स्टेपल मारिए और आज के लिए अलविदा बोलिए, हो गया। कितनी बार पूछा हूं भाई साहब बोल रहे नहीं हो। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब कोई टाइम लैग नहीं होता। देखो इसको समझो, उस दिन हमने एक एग्जांपल देखा कि एक वाटरिंग प्लांट वाटरिंग हो रही है वैसा, ठीक है। तो उसमें एक पाइप लेके वाटरिंग कर रहे हैं आप, समझ लो एक गार्डन है और उसमें पाइप से आप पानी को छिड़क रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, पूरा पानी अब्सॉर्ब होगा। और ऐसे प्लांट्स रखे हुए, अभी आप प्लास्टिक में पानी भरकर फेंक रहे हैं, तो जिस प्लांट को जितना पानी चाहिए वो फटाक से मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ये वो जाकर वहां पे फूट रहा है और उसको मिल रहा है। तो ऐसा ही कुछ प्रोसेस है आपके पार्टिकल नेचर में, जितनी एनर्जी चाहिए एमिशन के लिए उतनी मिल गई तो भाई साहब निकल पड़ेगा, ठीक है। वो एनर्जी आएगी वेव पे, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर धीरे धीरे खाना पकेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन गेट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स एस्केप फ्रॉम एन इंसिडेंट फोटोन इट विल एस्केप, ठीक है, इट विल एस्केप। तो इट्स एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जैसे ही भाई साहब आपने किसी लाइट को इंसिडेंट करवाया किसी मेटल सरफेस पे, और इस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुआ, you will absorb emission, ठीक है, you are going to absorb emission. Einstein's theory of photoelectric effect, so Einstein explained the photoelectric effect on the basis of Planck's quantum theory, according to which light radiation travels in the form of discrete photons. तो light भाई साहब photons या packets of energy में travel होता है, ठीक है, as per Max Planck, और इसके हिसाब से भाई साहब एनर्जी क्या हो जाएगी, दिस विल बी h इंटू फ्रीक्वेंसी, ये आपका मैक्स प्लैंक का इक्वेशन था फॉर एनर्जी, ठीक है।
So photoelectric emission is a result of interaction of two particles, one a photon of incident radiation and the other an electron of photosynthetic material. ये भाई साहब गिर रहा है और ये आपका भाई साहब emit हो रहा है, ठीक है? The free electrons are bound with the metal due to restraining forces on the surface. The minimum energy required to liberate an electron from the metal work is called the work function. Simple चीजें भाई साहब हम पढ़ चुके हैं already, ठीक है? Very few, only less than 1% of photons whose energies are greater than work function are capable of ejecting the photoelectrons. By conservation of energy हम यहाँ पे बोल सकते हैं इंसिडेंट एनर्जी का भाई साहब ये इंसिडेंट एनर्जी है दिस विल बी दिस प्लस दिस या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे देखो दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इसी को हम भाई साहब ऐसा लिखते हैं ठीक है ये आपका आइंस्टाइन का इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन फॉर आइंस्टाइन ठीक है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आर वी क्लियर ऑन दिस वन तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन भाई साहब हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड विल बी इक्वल टू पावर अपॉन ई पावर अपॉन एनर्जी पावर होता क्या है पावर इज एनर्जी पर सेकंड है तो ये पर सेकंड हो जाएगा देखो पर इसका यूनिट देखो पावर का यूनिट क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम और ये क्या है एनर्जी तो एनर्जी एनर्जी का यूनिट कैंसिल पर सेकंड हो जाएगा ठीक है तो दैट विल बी बेसिकली पर सेकंड और इसी को हम बोलेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन ये हो गया भाई साहब देखो इक्विवेलेंट मास मतलब क्या है यहाँ पे हमने आइंस्टाइन का अगर देखेंगे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है और मैक्स प्लैंक के हिसाब से E इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी होती है दोनों को भाई साहब इक्वेट कर दो एम सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी इसी को अपन बोलते हैं भाई साहब इक्विवेलेंट मास एच इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन सी स्क्वायर ये हो गया आपका इक्विवेलेंट मास ये आपका आइंस्टाइन का थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आ रहा है और यहाँ पे आपका मैक्स प्लैंक के हिसाब से आ रहा है दोनों को कंबाइन कर दो दिस इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट मास ठीक है वर्क फंक्शन अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ठीक है ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ई वी नॉट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सिर्फ छोटा सा एक फॉर्मूला है जो थोड़ा सा ध्यान रखिए एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम मतलब पावर अपॉन एरिया बस इतना सा लिख लीजिए ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन अगर इधर उधर के सवाल बन गए तो इंसिडेंट पावर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल बी एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम डन डन हो गया 11 12 की तरफ सेग्रीगेट करके दे देंगे फटाफट चलिए ये वाला सवाल करना है फटाफट फटाफट क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या चार तो लोग हैं भाई साहब अभी तक सेटल नहीं हुआ चलिए ये वाला सवाल करना है भाई साहब एनसीईआरटी के सवाल है सीबीएसई में भी आया हुआ है काफी सारे स्टेट बोर्ड में भी सवाल आए हो मोनोक्रोमैटिक लाइट और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है भाई साहब कितनी है मोनोक्रोमैटिक लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 6.0 इंटू 10 रेज टू 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर produced by a laser the power emitted is this much power emitted होगा भाई साहब इतना what is the energy of each photon in the light energy पावर होता क्या है भाई साहब पावर इज बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम ठीक है एनर्जी अपॉन टाइम द पावर एमिटेड इज व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन हाँ 3 घंटे लग जाएंगे तेरे को सेटल करने के लिए इनका भी बाकी है भाई बाकी 12 वाले किधर है एक क्या पेपर आया उसमें ही है बहुत बढ़िया में तो है ना
ठीक है, जाइए। अरे हाँ, देखो यहाँ पे पावर क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम है, ठीक है, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम है। तो एक का एनर्जी कितना होता है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी मतलब कितनी हो जाएगी, लेट्स से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, है ना। एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा, लेट्स से ई है, तो लेट्स से एन फोटॉन्स का एनर्जी कितना होगा, एन ई। तो दिस विल बी एन ई इंटू टी, एनर्जी बाय टी, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज प्रोड्यूस, द पावर एमिटेड इज दिस मच, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक फोटोन की एनर्जी पूछी है, तो आपका फ्रीक्वेंसी इतना हो गया, पहली बात तो एनर्जी, ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी, एच सी बाई लैम्डा, या अपन बोल सकते हैं एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू फ्रीक्वेंसी, भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे, 6 इंटू 10⁻⁴, 6 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, -20, जिसको अपन लिख सकते हैं कितना, 3.96 इंटू 10⁻⁻19। इसको समझिए मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना रहा तो कैसे करेंगे, इसी एनर्जी को, तो ये आपका एनर्जी ऑफ वन फोटोन हो गया, ये जूल्स में है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना रहा तो क्या करेंगे भाई साहब, इसी 3.96 इंटू 10⁻⁻19 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया भाई, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ये, 16 2 32, 16 2 32, और 9 से 2 गया भाई साहब, आया आपका 7, 16 6 96 हो जाएगा ना, 16 कितना है, 2.47, ठीक है भाई साहब, ये हो गया 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन या तो ये लिख सकते हैं जूल्स में, या तो आप लिख सकते हैं भाई साहब 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, या तो आप लिख सकते हैं क्या, 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई साहब, ठीक है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका एक फोटोन का एनर्जी। नाउ पावर आपको दिया हुआ यहाँ पे कितना है, पावर इज 2.0 इंटू 10⁻⁻³ तो पावर कितना हो जाएगा, एन ई बाई टी, ठीक है, पर सेकेंड। अभी एन बाई टी आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ये हो गया आपका एन बाई टी, और ये हो गया आपका ई। तो आपका भाई साहब पावर बाई ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ ये जूल्स पर सेकंड में है, वॉट्स में है, तो हमको ये वाला ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, कितना है, 3.96 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। 3.96 को अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 4 ले लूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/4 हो गया ये, इंटू 10⁻, ये -3 प्लस 19, 19 -3 हो गया आपका 16, ठीक है। तो 0.5 इंटू 10⁻16 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा ये, ठीक है। दिस विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एन बाई ऐसा ही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड है, ठीक है, क्लियर है। हाउ मेनी फोटॉन्स ऑन सेकेंड आर एमिटेड बाय द सोर्स, so this will be the number of photons emitted per second. ओके, लाइट ऑफ वेवलेंथ, आपको यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना है भाई साहब, लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻10 मीटर, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, अभी देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका वर्क फंक्शन जो है, दिस इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भाई साहब कितनी होती है, के ई मैक्स, so this will be ke max, this will be how much, e minus work function, ठीक है, ओके। लाइट ऑफ वेवलेंथ इज इंसिडेंट, अभी भाई साहब लाइट का एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो
लाइट का एनर्जी इतना वेवलेंथ है, तो एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। सो एच सी बाई लैम्डा, इसको अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 into c, that is 3 into 10 raised to 8 upon lambda, that is 2000 into भाई साहब है 10 raised to -10, ठीक है। सो इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7, है ना, -7। ओके, तो ये हो गया आपका 3.3, 3.3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9.9। अब कर लो भाई साहब इसका जोड़ घटाओ, यहाँ पे 8 प्लस 7 हो जाएगा 15, ऊपर गया ये -34 प्लस कितना है 15, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻19, ये हो गया जूल सेकंड में, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 16 6 ये हो गया आपका कितना 0.6, है ना, 16 6 96, 9 से 6 गया 3, 16 2 16 1 0.61 आ जाएगा, 16 1 वैसे 99 है ना, 99 है, 16 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, 16 1, हाँ 6 आएगा ना भाई साहब, सॉरी 6, तो ये हो गया 16 6 96, ये 9 से 6 गया 3, 16.1 16, ये हो गया 4, हो गया 1, 16 6 8 48, 8 1 8 प्लस 4 12, तो ये 8 हो गया, दैट विल बी 128, तो ये हो गया आपका कितना 6.2 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अरे ये सब अभी तक है भाई साहब, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भाई साहब, यहाँ पे आपका फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो के मैक्सिमम भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एनर्जी कितना है आपका, कितना निकाला आपने 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस वर्क फंक्शन भाई साहब कितना है यहाँ पे आपका, भाई साहब वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हो गया भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। If the intensity of the light is doubled, find the change in the stopping potential. Again, stopping potential has got nothing to do with the intensity. It has got something to do with the energy. You are not changing the energy here. ठीक है, आप अगर देखोगे भाई साहब स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है, h बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन बाई ई, यू आर नॉट चेंजिंग दिस, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का भाई साहब एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, सो यहाँ पे हम बोलेंगे नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट, इसका भाई साहब कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आर वी क्लियर, कंफ्यूजन, ठीक है, देयर विल बी नो इफेक्ट। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी, एक मिनट, हाँ। Photoelectrons are emitted from a metal surface when ultraviolet light of wavelength lambda, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, इसका वेवलेंथ कितना है भाई साहब,
300 nanometer, that is 10 raised to minus 9 meter. ठीक है, is incident on it. The minimum negative potential required to stop the emission of photoelectrons is, तो आपका नेगेटिव पोटेंशियल भाई साहब कितना है 0.54 वोल्ट. ठीक है, ये आपका वक्त नहीं, गलत कर रहे हैं ना भाई साहब. द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल मतलब आपका भाई साहब, मेरे को बताओ वी नॉट कितना हो जाएगा. वी नॉट ये नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पोटेंशियल है ना, वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई वी नॉट. तो आपका भाई साहब यहाँ पे ई वी नॉट, ये आपका वी नॉट है. सो आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दिस विल बी ई वी नॉट मतलब 0.54 इंटू, सही जा रहे हैं हम भाई साहब, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स. ओके, सो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये. ठीक है, दैट इज 0.54 वोल्ट्स. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा. आपको दिया हुआ यहाँ पे एनर्जी, तो एनर्जी कितनी है भाई साहब, एच सी बाई लैम्डा. तो 6.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हो गई 300 इंटू 10 रेज टू माइनस 9. ठीक है, ये माइनस 9 ये 310 रेज टू माइनस 9. ओके ओके ओके, तो आप भाई साहब इसको कट्टम कुट्टम कर दीजिए. यहाँ पे ये हो गया -7, ये हो गया आपका 1, तो ये हो गया आपका कितना 6.6 इंटू यहाँ पे कितना हो गया -19 आ रहा है. ओके, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में झट झट कंप्लीट कर लो भाई साहब. तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. कैंसिलम कितना आ रहा है भाई साहब, ये पिछली बार आया था ना कितना 16 6 ना 6.2 6.2 आया था ना भाई साहब, पिछले वाले सवाल में आया था ना. अच्छा हाँ 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इसका भाई साहब. ठीक है, दिस विल बी 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपका 0.54 वोल्ट ही है, वो पूरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है. क्या 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 कितना आया था भाई साहब, ये पिछली बार अपन ने किया ना. ठीक है भाई साहब, ये सब उड़ क्यों गया 1.6, तो 16 4 जा 64, हाँ 4.1 कितना आ रहा है 4.12. ओके 4.12, ठीक है 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ये भाई साहब. ठीक है, ओके, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है. द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज हाउ मच 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे देखो आपको सब आंसर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में देने हैं. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना हो जाएगा, के ई मैक्सिमम होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, के ई मैक्सिमम होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है 0.5, यही है ना भाई साहब. देन मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप इज दिस मच, तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ में आ रहा है भाई साहब 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन मतलब ही होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है, इसको जूल्स में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19. अदरवाइज दिस इज द एनर्जी. ठीक है, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है भाई साहब ईवी नॉट होता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, तो दिस विल बी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या है, ठीक है. ओके, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल भाई साहब कितना हो जाएगा, अरे बोला ना बोला भाई साहब, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. तो आप यहां पे देख लो ई, तो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होता है. तो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब आपकी 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट इज हाउ मच 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका कितना हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 + 4 हो गया आपका 12. क्यों नहीं आ रहा वैसे भी,
8 प्लस 4 हो गया आपका 12, कितना आ रहा है 3.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कह रहे द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। ओके ओके ओके, 3.58 मतलब प्रोपोर्शनली 3.6 आ गया आपका, और यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका 4.12 बताया तुम लोगों ने, यहाँ पे 4.14 आया, मैनेजेबल। ओके, यहाँ पे देखिए सीबीएसई का सवाल है 95 में आया है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सोडियम shows the plot of cutoff voltage versus frequency of incident radiation, calculate threshold frequency। यहाँ पे आपने क्या प्लॉट किया है भाई साहब, कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट, और यहाँ पे आपने क्या प्लॉट किया है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी। तो आप बताओ ना, बताओ इसका रिलेशनशिप क्या है, दिस इज इक्वल टू एच बाई ई, फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन बाई ई, है ना, यही है ना, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आपका यहाँ पे द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड विच द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट द इंसिडेंट रे नीड्स टू अटेन बिफोर रेडिएशन स्टार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, अरे भाई साहब देखो ना, रेडिएशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, ये क्या है 4.5 है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये हो गई आपकी 4.5, ये वाला यूनिट डाल दो यहाँ पे, इंटू 10 raised to 14 हर्ट्ज, ये हो गया भाई साहब आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बस खत्म, ठीक है। ओके, द वर्क फंक्शन फॉर सोडियम, वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, बोला हो, बोला जल्दी से बोला, वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, हाँ? सिंपल एच बी नॉट हो जाएगा ना भाई साहब, ठीक है, बी नॉट तो तुमको आ गया, वर्क फंक्शन कितना होता है, h इंटू फ्रीक्वेंसी नॉट, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 raised to -34 इंटू 4.5 इंटू 10 raised to 14, ये जितना भी आया इसका वैल्यू, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, दिस विल बी द वर्क फंक्शन। उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.6 इंटू 10 raised to -19 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए भाई साहब ये वाला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे यूजिंग द ग्राफ फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, आपने यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट किया हुआ है, अगेन वही सेम रिलेशनशिप है भाई साहब ग्राफ में, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन बाई ई, दिस इज द ग्राफ, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आगे चल के भाई साहब जहां पे इंटरसेक्ट होगा वो आपका नेगेटिव, ओके। यूजिंग द ग्राफ फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पे आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा बोलो, अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हाँ बराबर 5, ठीक है, दिया भी हुआ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, 5 इंटू 10 raised to 14 हर्ट्ज, ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, ओके। और भाई साहब और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको क्या कैलकुलेट करना है भाई साहब, आपको कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट, अच्छा जी भाई साहब प्लैंक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो देखो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई साहब ग्राफ का स्लोप क्या होता है, h बाई ई, है ना, मुझे बताओ यहाँ पे h बाई ई, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं h बाई ई इज इक्वल टू m, ग्राफ का स्लोप, और स्लोप क्या होता है, याद है tan थीटा, और क्या होगा, अरे भाई साहब देखो ये थीटा है ना, tan थीटा करना है तुमको तो क्या करोगी, y2 और ये लेट्स से y1, x2 और ये आपका x1, तो अपन क्या करेंगे बोलो, दिस विल बी h बाई ई इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, e इंटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कर लो भाई साहब, यहाँ पे e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 raised to -19, y2 मतलब यहाँ पे कितना हो गया 1.23 माइनस 0, तो ये हो गया आपका 1.23, ठीक है। x2 कितना है भाई साहब आपका, ये 8 नहीं 3 है ना भाई साहब, नहीं 3 कहां से होगा बुट, 8, ठीक है, 8 8 माइनस 8 माइनस 5 है ना भाई साहब, सो दिस विल बी 8 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 1.6 10 raised to -19
1.23 अपॉन 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, कर लो भाई साहब, अभी जितना भी आंसर आएगा इसका, ठीक है। 0.65, 0.65 इंटू 10⁻⁻19, 0.65 इंटू 10⁻⁻19, इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब आप नहीं यार, प्लैंक्स कांस्टेंट इतना कैसे आएगा, ये तो बहुत अरे देखो देखो, ये तो हमने क्या ही नहीं, क्या गड़बड़ कर दिए भाई साहब। हाँ, इसको करना पड़ेगा ना, देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 ये वोल्ट्स में है ना, तो 1.23, ठीक है, यूनिट्स में लेना पड़ेगा ना भाई साहब, ठीक है। हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम देखो हमको इतना तो मालूम है कि h बाई ई इज इक्वल टू स्लो, ठीक है, तो h इज इक्वल टू ई इंटू एम, ठीक है। ई हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और स्लो मतलब हो गया आपका y2 माइनस y1 1.23, ये वोल्ट्स में है भाई साहब 1.23, ठीक है, अपॉन ये वाला कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 इंटू 10⁻14 है, 10⁻14 है, ठीक है, 8 माइनस 5 इंटू 10⁻14 है, तो आप कर लो भाई साहब कितना आया 0.65, और ये ऊपर जाएगा भाई साहब तो 10⁻⁻19 और ये हो गया -14, कितना आ रहा है 9 + 5 14, 1 + 1 2 1 3, ठीक है, तो ये आ रहा है आपका भाई साहब तो 0.65, हाँ मतलब इसको इधर माइनस 6.6 इंटू 10⁻34 होता है ना, कहाँ हो रहा है नाइन, अच्छा ये 33 आया, 9 + 4 13 आया, हाँ ओके ओके, ये 33 आया ना, तो अभी इसको शिफ्ट करेंगे तो 6.5 इंटू 10⁻34, ये हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है, ओके, कुछ बोला, ओके। अभी आपका भाई साहब लास्ट कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगाइल का। डी ब्रोगाइल बहुत शातिर साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ किया नहीं, दो चीजों को कंबाइन कर दिया भाई साहब, ठीक है। तो डी ब्रोगाइल एक बहुत ही शातिर साइंटिस्ट थे मेरे हिसाब से तो, ठीक है, इनका नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में फिजिक्स और केमिस्ट्री में लिया जाता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है भाई साहब इन्होंने क्या किया, इसने ये बोला और क्या बोला भाई साहब, आइंस्टाइन ने ये बोला था भाई साहब, ठीक है, तो इन्होंने किया क्या है, ठीक है, डी ब्रोगाइल पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। इनके हिसाब से जो आपका वेव लाइक प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर भाई साहब आपने किसी क्रिकेट बॉल को ऐसे मारा, ठीक है, तो यहाँ पे भी उनके हिसाब से ये ऐसे वेवलेंथ बना के जाएगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉलो अ वेवलेंथ, लेकिन ये इतना छोटा होगा कि हम इसको डिसरिगार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो टू फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच गवर्न ऑल फॉर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिवर्स आर मास एंड एनर्जी, E is equal to mc square, that is as per Einstein's equation, ठीक है। Nature loves symmetry since radiation has dual nature, therefore from symmetry considerations de Broglie predicted that matter must also possess dual nature. Thus the particles like electrons, protons, neutrons should not only behave like mass points but they should also exhibit wave nature when in motion, ठीक है। The waves associated with the material particles in motion are called as matter और de Broglie waves। इन्होंने भाई साहब अपना स्टैंप लगा दिया, ठीक है, एक्चुअली में चोरी थी और कुछ नहीं है, ठीक है। सो आप देखो भाई साहब यहाँ पे मैक्स प्लैंक बोलते हैं ये और आइंस्टाइन बोलते हैं ये, डी ब्रोगाइल भाई साहब आते हैं तो दोनों को इक्वल करते हुए ओ ये हो गया भाई साहब, ठीक है। एक्चुअली ये इज नॉट डन एनीथिंग सिग्निफिकेंट, दोनों को कंबाइन किया और पता नहीं कैसे एक भी गधे को उस टाइम पे ये रियलाइज नहीं हुआ कि इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने भाई साहब इक्वेट किया तो क्या होगा ये, ठीक है, दिस विल बी एच बी इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप कर लो भाई साहब एच, यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को अपन क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, एम सी का स्क्वायर हो गया तो ये सी और सी कैंसिल हो गया, तो एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी, ये वेलोसिटी है भाई साहब, तो एच बाई एम इंटू सी इज इक्वल टू लैम्डा, बस खत्म। तो इक्वेशन को मिलाकर इन्होंने बोल दिया, ठीक है, ये हो गया लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, ये हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और m इंटू सी हो जाएगा आपका मास इंटू वेलोसिटी विच इज मोमेंटम। तो ये इन्होंने बोल दिया ओ एच बाई पी, लो भाई साहब और ओ, ठीक है। सो एक ब्रांड दे दिया इन्होंने, लेकिन एक्चुअली में दो इक्वेशंस को इन्होंने कंबाइन किए हैं, जो दो प्रीवियस साइंटिस्ट थे जो काम कर गए थे ना, इन साइंटिस्ट को ये स्ट्राइक हुआ और ना ही बाद में उस टाइम पे किसी कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट को स्ट्राइक हुआ कि इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो ये हमको मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड, और इन्होंने स्टैम्प मार दिया डी ब्रोगाइल का बिल। Otherwise, there is no significant contribution from his end for this discovery. Okay, it was already prevalent. It's just that nobody thought about it. So, de Broglie's wave equation for material particles. This is basically de Broglie's
ये सारे पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है, मतलब आप बोल सकते हो क्रिकेट बॉल पे भी एप्लीकेबल है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे भी एप्लीकेबल है, क्रिकेट बॉल पे भी एप्लीकेबल है। प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट बॉल का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, वेवलेंथ इतना ही छोटा आएगा कि इसको हम डिसरिगार्ड कर देते हैं, बहुत 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 छोटा आएगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन वाई वी डिसरिगार्ड इट, ठीक है। सो आपने देखा भाई साहब यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो गया, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी, जिसको हम एच अपॉन पी भी बोल सकते हैं, विच पी इज द मोमेंटम। द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। सिंस दिस इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, सो ऑब्वियसली भाई साहब आपका लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। इफ v इज इक्वल टू जीरो देन लैम्डा इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर ये वाला भाई साहब जीरो हो जाए तो ऑब्वियसली बात है लैम्डा इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स ओनली व्हेन दे आर इन मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब वेव्स तभी होंगे जब मोशन होगा, जब आपकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। To be associated with de Broglie wave, a particle need not have a charge. That is why de Broglie waves also are known as matter waves. यहाँ पे चार्ज का कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसीलिए हम इनको मैटर वेव्स ही बोलेंगे। de Broglie wavelets cannot be electromagnetic in nature because electromagnetic waves are only associated with accelerated charge particles. de Broglie का भाई साहब अभी देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी एम वी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, इसको ऐसा लिख सकते हो, एम को एम वी स्क्वायर को ऊपर और नीचे एम बाई एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया भाई साहब ये, तो ये आपका हाफ एम वी स्क्वायर है, ये हाफ, तो ये हो गया आपका हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम। तो आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर बेसिकली है क्या, हाफ एम वी का स्क्वायर बाई एम, तो ये हो गया आपका हाफ पी का स्क्वायर बाई एम, ठीक है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। यही आपका, आपने देखा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है, तो पी स्क्वायर बाई टू एम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे भाई साहब क्या बोल सकते हैं, पी की वैल्यू इज इक्वल टू टू एम, पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई वी, तो अपन पी को क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टू एम ई वी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एम ई वी, इतना ही इसमें समझना है, ठीक है। दो इक्वेशंस को कंबाइन करती है। अभी आप भाई साहब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपको क्या आई है भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट यू हैव गॉट, डी ब्रोगाइल का वेवलेंथ आपको क्या बोलता है, डी ब्रोगाइल का वेवलेंथ बोलता है एच बाई एम इंटू वी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लैम्डा की वैल्यू डालें, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब लैम्डा की वैल्यू इज इक्वल टू एच बाई, आप इसको कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे अपन टी की वैल्यू ये डाल रहे हैं, ठीक है। सो लैम्डा की वैल्यू ये डाल सकते हैं भाई साहब, दिस विल बी एच बाई एम इंटू वी। अब देखो यहाँ पे एम वी की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे एम इंटू वी मतलब मोमेंटम हो गया ना, मोमेंटम की वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट टू एम ई वी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली हमने, एच अपॉन एम वी, मतलब एच अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम की वैल्यू आपने क्या निकाली भाई साहब, अंडर रूट ऑफ टू एम ई वी, ठीक है। अभी आप वैल्यू डालते जाओ, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एम ई वी। ये सारी चीजें कांस्टेंट है भाई साहब, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻20 इसको लाएगा, 2 की जगह पे 2 डाला। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका 1.6 इंटू 10⁻19, ये तो आप अप्लाई करेंगे, तो इसको हमने छोड़ दिया v, ठीक है। तो इस पूरे चीज को अगर हम करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 12.3 इंटू 10⁻10 अपॉन अंडर रूट ऑफ v, ठीक है। सो इसको आप लिख सकते हो, this will be equal to 12.3 angstrom upon delta v,